गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 15 मई और 15 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप रेगुलर करंट अफेयर की वीडियोस देख रहे हैं तो करंट अफेयर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि अगर करंट अफेयर से संबंधित कोई भी फैक्ट्स अगर आपके सामने आ जाए एग्जाम में तो आप आसानी से 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकेंगे। और ये हम क्यों पहले से बता रहे हैं, ताकि जो बाकी का टाइम होगा आपके पास वो सारा का सारा आप रीजनिंग और मैथ्स में दे सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने के लिए। लगभग 5 या 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, तो वो 5 या 6 नंबर आपके मार्क्स इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम क्या करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलें या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलें, ताकि अगर जो 1 या 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, कंपलसरी है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और यूनाइटेड नेशन के बारे में पूछना, तो वो जो टॉपिक है हम करंट अफेयर के साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय संगठन जैसे नाबार्ड हो गया, फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, आरबीआई हो गया, सिडबी हो गया, सेबी हो गया, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे भारत के राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ हमारा स्टैटिक जो पोर्शन है वो भी साथ के साथ कवर होता चले। उसके बाद हम सिलेबस अकॉर्डिंग टू वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपका जी के जीएस का जो पोर्शन है वो पहले से स्ट्रांग हो जाए। और आपको मैंने कल बताया था कि सीएम, गवर्नर और राजधानियाँ, ये तीनों के तीनों आपको पहले से याद रखनी है। क्योंकि अगर हम इसको हर दिन करंट अफेयर की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं तो करंट अफेयर की वीडियोस लंबी बनती है। कल भी व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि सर बहुत बड़ी वीडियोस बन रही है, तो आप कमेंट करके आज बताएं कि आपको वीडियो छोटी चाहिए या फिर बड़ी चाहिए, या फिर डिटेल में डिस्कशन चाहिए या फिर शॉर्ट में डिस्कशन चाहिए। तो या आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे जाकर जो सब्सक्राइब बटन है, रेड बटन, उस पर क्लिक कर दें। साथ ही साथ घंटी वाला बटन या फिर बेल बटन है, उस पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है, दूसरे स्थान पर है स्पेन, और रशिया का अगर आप स्थान देखेंगे पहले से, तो रशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं कोरोना वायरस के। तो अमेरिका में लगभग 86,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये दावा किया था कि इसी तरह अगर रहा तो लगभग 6 लाख लोगों की मौत होगी अमेरिका में। उसके बाद आपको भारत का स्थान याद रखना है। कल भारत का स्थान था 11वां, आज भारत का स्थान है 12वां। क्योंकि आप देखेंगे कि ब्राज़ील में लगभग 247 केसेस नए पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए भारत का स्थान नीचे आ गया। चाइना में अभी भी कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, और कल 24 घंटे के अंदर भारत में लगभग 55 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत का स्थान भी काफ़ी अच्छा नहीं बना हुआ, और लगभग 2600 लोगों की मौत हो चुकी है भारत के अंदर। तो ये अभी भी बहुत बुरी खबर है, और कोरोना वायरस अभी काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा, तो इसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सैनिटाइज़र हो या फिर नॉर्मल साबुन हो अगर आपके पास, तो उसका उपयोग करें अगर आप बाहर से अंदर आएँ तो। साथ ही साथ अगर आप बाहर जाएँ तो मास्क जरूर पहनें। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित आभासी सम्मेलन में भारत की तरफ से किस केंद्रीय मंत्री ने हिस्सा लिया? तो भारत की तरफ से हिस्सा लिया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया है, इम्पोर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह से एक चीज़ आप याद रखें कि ये कहाँ से चुनकर आते हैं या फिर कहाँ से जीत कर आते हैं चुनाव, तो ये जीत कर आते हैं उधमपुर से। अगर आपने पुराना पेपर देखा है तो उसमें इस तरह की क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कोई भी अगर सांसद है, या तो राज्यसभा का सांसद पूछ लेते हैं या फिर लोकसभा का सांसद, तो ये पूछ लेते हैं कि वो कहाँ से जीत कर आए हैं। जैसे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, मेन डिस्कस किया। राजनाथ सिंह कहाँ से जीत कर आते हैं, तो वो जीत कर आते हैं लखनऊ से। हमारे मोदी जी कहाँ से जीत कर आते हैं, तो वो वाराणसी से जीत कर आते हैं। साथ ही साथ जो अमित शाह जी हैं वो कहाँ से जीत कर आते हैं, तो अमित शाह जी जीत कर आते हैं गांधीनगर से।
और बात करें जो लोकसभा में स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो कहाँ से जीत के आते हैं? राजस्थान के कोटा से जीत कर आते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम आप याद रखें, ये कहाँ से जीत कर आते हैं? उधमपुर से जीत कर आते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें आप। अब बात करें ये जो आभासी सम्मेलन है, इसका आयोजन किसने करवाया? तो इसका आयोजन करवाया एसोचैम ने। एसोचैम एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत में और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस चीज़ के बारे में हम भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे होंगे। अभी एसोचैम की फुल फॉर्म आप याद रखें, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और एसोचैम के अध्यक्ष का नाम आप याद रखें, अगर बात आ रही है एसोचैम की तो निरंजन हीरानंदनी, इनका नाम आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जैसे हमें मेन चीज़ें याद रहती हैं, आरबीआई के गवर्नर हो गए या फिर और बैंकों के गवर्नर हो गए या फिर बड़े बड़े जो पद पे होते हैं उनका नाम आपको याद रहता है, लेकिन आपको बेसिक से लेके और टॉप तक सारा का सारा कवर करना है अगर आपको 80 से 85 मार्क्स एनटीपीसी और ग्रुप डी में लेने हैं तो, क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और लोगों से अलग करना है। आपको पता होगा बीच में इतने दिन का गैप आया है तो सबकी तैयारियां लाजवाब होंगी, तो उससे आपको कुछ अलग करना है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हाल ही में एक न्यूज़ आ रही है सेंट्रल की तरफ से कि एसएससी आर्मी में जॉब निकालेगी, जो लगभग सभी लोगों के लिए होगी। और कितने साल के लिए होगी? 3 साल के लिए होगी। पहले क्या होता था कि 5 साल के लिए होती थी एसएससी की वो जॉब्स, उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया। लेकिन अभी जो बेरोजगारी है उसको देखते हुए फिर से वो भर्ती निकालने की कोशिश कर रही है जो केंद्र की सरकार है मोदी जी की, और लगभग 3 साल के लिए आपको आर्मी में रखा जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए, क्योंकि आपको पता होगा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर वो एग्ज़ाम निकला तो लगभग 10 या 11 करोड़ जो विद्यार्थी हैं वो उसमें फॉर्म भरेंगे। अगर वहाँ से ग्रेजुएशन का अगर पोर्शन कर दिया जाता है कि ग्रेजुएशन वाले व्यक्ति ही भर सकते हैं वो एग्ज़ाम, तो उसमें भी लगभग 5 या 6 करोड़ आपका कॉम्पिटिटर होगा। तो इसलिए आपको तैयारी उस हिसाब से ही रखनी है। तो जितेंद्र सिंह इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस आभासी सम्मेलन में, और इसको आयोजित किसने किया था? एसोचैम ने किया था। साथ ही साथ इसमें कौन कौन और शामिल हुए थे? तो इसमें शामिल हुए थे मेघालय के सीएम। अब सीएम कौन है मेघालय के? तो माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए, कॉनरॉड संगमा मेघालय के सीएम है। और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आपको पढ़नी है। मेघालय के सीएम हुए थे इसमें शामिल। साथ ही साथ जो बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त हैं उनका नाम भी आप याद रखें। भारतीय उच्चायुक्त जो बांग्लादेश में है वो कौन है? रीना गांगुली। रीना गांगुली इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। कोई भी अगर सम्मेलन होता है देश में और विदेश में तो वहाँ का उच्चायुक्त या फिर राजदूत वो क्या होता है? वो पार्टिसिपेट जरूर करता है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पार्टिसिपेट किया है। अब बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश के बारे में भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या मिलेगी आपको? ढाका मिलेगी। साथ ही साथ बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति मिलेंगे उनका नाम क्या है? अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम। और बांग्लादेश की आपको पीएम कौन मिलेंगी? तो बांग्लादेश की पीएम मिलेंगी आपको शेख हसीना, इनका नाम भी आप याद रखें। बांग्लादेश से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। साथ ही साथ बांग्लादेश से हमारा क्या विवाद है? तो बांग्लादेश से हमारा विवाद है 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद है। साथ ही साथ सुंदरवन का जो डेल्टा हमने कल डिस्कस किया था उसमें भारत का और बांग्लादेश का विवाद है। बांग्लादेश ये बताता है कि वो सुंदरवन डेल्टा उनके क्षेत्र में बनता है और भारत बताता है कि हमारे क्षेत्र में बनता है। और क्यों विवाद है? क्योंकि सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज़्यादा मछलियाँ और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम है, इसलिए दोनों देशों के बीच में विवाद भी है। और बीच में आपको पता होगा भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद भी रहा था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो भारत में आ गए थे। तो इसलिए आपको बांग्लादेश डिटेल में डिस्कस करना है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप याद रखें जो स्टैटिक में बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश सबसे बड़ी जो सीमा है भारत की वो किस देश के साथ साझा करता है भारत? तो वो करता है बांग्लादेश के साथ। लगभग 4300 किलोमीटर की बाउंड्री है भारत और बांग्लादेश की। सबसे बड़ी है बांग्लादेश की और सबसे छोटी किसकी है? सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ। इस चीज़ को आप याद रखें, अफगानिस्तान के साथ है। कितनी है? लगभग 105 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी शिफ्ट में आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपके 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन सही हो जाएंगे।
तो ये किया है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, इनके बारे में भी आप याद रखें। पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं, आपने देखा होगा ईस्टर्न जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर राज्य मंत्री भी रह गए हैं और एटॉमिक एनर्जी के और स्पेस के भी राज्य मंत्री रहे हैं और पीएमओ के भी राज्य मंत्री हैं। इतने सबके कार्यभार इनके ऊपर हैं। ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आप भली भांति जानते होंगे, न्यूज़ में भी कई बार आए हैं ये। हाल ही में किस राज्य के डाक विभाग ने एक दिन में सर्वाधिक लोगों तक पहुंचकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के डाक विभाग ने, उत्तर प्रदेश काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, डिटेल में पढ़ना है आपको उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर आप लोकल एग्जाम देंगे किसी भी स्टेट का, सपोज आप उत्तर प्रदेश का लोकल एग्जाम देंगे, तो उस राज्य से संबंधित आपको पशु, पक्षी और वहाँ का फल, इस तरह के आपको क्वेश्चन भी पढ़कर जाने हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर तो इम्पोर्टेंट बनते ही हैं। अगर आपका यूपी SSSC का भी अगर एग्जाम है आने वाले कुछ टाइम में, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने पड़ेंगे, कौन सी नदियाँ उत्तर प्रदेश से निकलती है वो पढ़नी पड़ेंगी, और कोई अगर बांध उपस्थित हो तो वो पढ़ना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के जो डाक विभाग है उसने एक दिन में लगभग 2.74 लाख व्यक्तियों तक पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप डिटेल में पढ़ें। साथ ही साथ इनको जो पैसा दिया गया है सरकार की तरफ से, वो कितना दिया गया है? 30 करोड़ रुपए। आपको पता होगा आजकल जो ई मित्र सेवा केंद्र है वहाँ पर क्या हो रहा है, आधार कार्ड आपको दिखाना पड़ता है और उसके बाद आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो देना पड़ता है, और उसके बाद जो आधार जो वो केंद्र है वहाँ पे वो आपको पैसा दे देगा। तो जो सरकार की तरफ से जो मदद दी गई है उसको निकालने के लिए ये डाक विभाग ने ये पहल की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें ताकि उनको भी उस पैसे का लाभ प्राप्त हो सके। तो ये है उत्तर प्रदेश का डाक विभाग। साथ ही साथ हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि डाक विभाग ने ICMR के साथ मिलकर जो किट बनाई जाती हैं, किट बन के तैयार हो रही हैं, उनको अलग अलग राज्यों की जो लैब है वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी समझौता किया है। किसने किया है? ICMR ने, भारतीय डाक या फिर इंडियन पोस्ट। अब इंडियन पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, तो स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1 अक्टूबर 1854 में, माफ़ कीजिएगा 1854 में हुई थी। और डाक सेवा का जनक किसे बोला जाता है? तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, डाक सेवा का जनक बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और साथ ही साथ जो रेलवे सेवा है उसका जनक किसको बोला जाता है? तो वो भी लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है, क्योंकि डलहौजी का टाइम आपने देखा होगा कि 1853 में ट्रेन चली थी, तो 1853-54 ये टाइम किसका था? लॉर्ड डलहौजी का था। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है? इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। आपको 2 मुख्यालय ऐसे पढ़ने हैं, एक तो नई दिल्ली के पढ़ लें आप सारे के सारे, एक सूची बनाएं ऊपर कि ऐसे संगठन जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो वो सारे के सारे संगठन आप लिख लें एक पेज के अंदर। और दूसरा मुंबई में, क्योंकि सबसे ज़्यादा संगठन अगर आपको कहीं मिलेंगे और उनके मुख्यालय कहीं मिलेंगे तो वो कहाँ मिलेंगे? मुंबई में और दिल्ली में। तो इन दोनों के एक एक पेज पे आप लिख लें, एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। साथ ही साथ जो इंडियन पोस्ट है ये किसके अधीन आता है? तो ये आता है संचार विभाग के अधीन या फिर संचार मंत्रालय के अधीन। संचार मंत्रालय के अधीन आता है। और वर्तमान में संचार मंत्री कौन है? तो वो है रविशंकर प्रसाद। तो इस चीज को आप याद रखें। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश से 2 चीजें और आप याद रखें। एक तो राजधानी क्या मिलेगी? लखनऊ, राजनाथ सिंह यहाँ से चुनकर आते हैं। CM कौन मिलेंगे? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन मिलेंगी? आनंदीबेन पटेल। और साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मिलेगा आपको? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ आभासी कोर्ट बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कम्युनिटी किचन खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप याद रखें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं और 75 के 75 जिलों में सबसे ज़्यादा हर बेड के ऊपर एक वेंटिलेटर देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। लोकसभा की सीटें आप याद रखें, 80 सीटें हैं लोकसभा की, सबसे ज़्यादा सीटें हैं
उत्तर प्रदेश की, और राज्यसभा की सीटें हैं 31। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, वर्बली याद होनी चाहिए, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। हाल ही में किस राज्य की सोराई खोबर पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया है? सबसे पहले आप जीआई टैग के बारे में आप समझ लें। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगर आप किसी राज्य से बिलोंग करते हैं और उस राज्य में वो चीज़ फेमस है, तो सरकार के द्वारा वो जीआई टैग आपके उस राज्य को दिया जाता है। वो क्या बताता है कि इस राज्य की ये वाली चीज़, क्योंकि आपको पता होगा जैसे केला है, केला हर जगह उगता होगा, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर जो केला है उसका टेस्ट और उसकी जो गुणवत्ता है वो सबसे बेहतरीन है, तो सरकार के द्वारा उस जगह के केले को जीआई टैग दिया जाता है। वो ये बताता है कि इस जगह पे इस केले की गुणवत्ता इतनी है, तो उसके लिए दिया जाता है जीआई टैग। फुल फॉर्म आप याद रखें, जीआई टैग की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें, वैसे आपको पीडीएफ में मेंशन मिलेगा। साथ ही साथ जो हम क्वेश्चन है उस पर आते हैं कि सोराई खोबर पेंटिंग ये कहाँ की है, तो ये है झारखंड की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और आपने देखा होगा, अगर पहले आपने एसएससी एग्जाम्स दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़े अटपटे लगते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लेकिन करंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन एग्जाम्स में बनता है। तो झारखंड की ये पेंटिंग है जिसको जीआई टैग दिया गया है। और झारखंड में कहाँ पे? तो झारखंड का एक जिला है हजारीबाग। हजारीबाग है, वहाँ की स्थानीय जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाई जाती है ये सोराई खोबर पेंटिंग। इसका नाम आप याद रखें। आपको एक बार दिखा दें कि ये पेंटिंग होती कैसी है। तो ये पेंटिंग है, ये हाथों से बनाई जाती है। आप देख सकते हैं ये महिला बना रही हैं, ये हाथों से बनाई जाती है और काफ़ी अच्छी पेंटिंग होती है, तो इसके लिए इसको जीआई टैग दिया जाता है। साथ ही साथ 2020 के जो जीआई टैग्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। केसर, केसर सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है और आरआरपी एनटीपीसी में बना हुआ है। तो केसर सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को केसर का जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ गोरखपुर टेराकोटा, नाम में क्या आ रहा है? गोरखपुर, और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। तो गोरखपुर टेराकोटा कहाँ का फेमस है? उत्तर प्रदेश का। साथ ही साथ काला चावल, ये इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, ये एग्जाम में बनने की संभावना 99% है। तो काला चावल कहाँ का है? मणिपुर का। साथ ही साथ कदलाई मितई, कदलाई मितई ये इंपॉर्टेंट है, कदलाई मितई, क्योंकि जो उत्तर भारत के हैं, जैसे हम आगरा, दिल्ली, मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस साइड के अगर हमारे रेलवे के क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ के बनेंगे? साउथ के, दक्षिण के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेंगे। अगर कोई दक्षिण का विद्यार्थी आरआरबी का एग्जाम दे रहा है और उसकी शिफ्ट में क्वेश्चन कहाँ के बनेंगे? उत्तर भारत के। तो ये क्वेश्चन अगर आप पहले से माइंड में रख के पढ़ेंगे तो एग्जाम जरूर निकल जाएगा। तो कदलाई मितई ये क्या कैंडी होती है एक, और कहाँ की है? तमिलनाडु की। सारा का सारा आपको पीडीएफ में मेंशन मिलेगा, आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। तो झारखंड की है सोराई खोबर पेंटिंग। तो झारखंड की बात कर लें हम, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री क्या हैं? हेमंत सोरेन। कौन सी पार्टी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्रम भी याद रखें इनका, 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मैंने आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में देखा है उस समय किसी राज्य या तो छत्तीसगढ़ के या फिर किसी अन्य राज्य के पूछा था कि 9वें मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय उस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री पूछे गए थे। तो इस तरह से आप झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। पार्टी का नाम आप याद रखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा। राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू, पहली आदिवासी महिला राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, जो गवर्नर हैं झारखंड की। तो इसके बारे में भी आप याद रखें। झारखंड से आपको एक राष्ट्रीय पार्क मिलेगा, जो मिलेगा बेतला राष्ट्रीय पार्क। ये हमने डिस्कस नहीं किया है आज के पीडीएफ में, क्यों? क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं झारखंड के बारे में। साथ ही साथ आपको एक पलामू टाइगर रिजर्व भी मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा।
ये है सोराई खोबर पेंटिंग। हाल ही में टीवीएस सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस आईआईटी के साथ मिलकर सुंदरम बेटागो नामक स्वचालित श्वसन उपकरण विकसित किया है? सबसे पहले तो स्टार मार्क कर लें इस क्वेश्चन पे। एग्जाम में टीवीएस सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन का नाम आएगा जरूर, तो उस तरह से आप क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। तो ये स्वचालित श्वसन उपकरण विकसित किया है आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर विकसित किया है। आपको पता होगा पहले तमिलनाडु, कर्नाटका और ये वाला जो क्षेत्र था ये क्या बोला जाता था? तो मद्रास बोला जाता था। उस समय 3 रियासतें थीं सबसे बड़ी, एक बंगाल, एक मद्रास, एक बॉम्बे। तो ये 3 रियासतें थीं जो सबसे बड़ी थीं, तो उसी पे नाम था मद्रास का। तो मद्रास का नाम बदलकर फिर अब अलग अलग कर दिया है, तमिलनाडु ये सब अलग अलग हो गए हैं। तो जो आईआईटी मद्रास मिलेगा आपको अभी भी, तो आईआईटी मद्रास कहाँ मिलेगा आपको? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास। तो इस चीज़ को आप याद रखें। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखें कि जो आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है आईआईटी रोपड़ का भी पढ़ा है, आईआईटी दिल्ली का भी पढ़ा है, आईआईटी बॉम्बे का भी पढ़ा है, तो ये सारे के सारे जो आईआईटीज़ वाले क्वेश्चन हैं ये आप एक नोट डाउन कर लें या फिर हम आपको एक पीडीएफ बना के दे देंगे, आप उसको सिर्फ पढ़ लें। एक बार अगर आप उसको वर्बली पढ़ लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, और एग्जाम से पहले एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो स्वचालित श्वसन उपकरण विकसित किया है। क्या होता है कि जब कोरोना वायरस के जो पीड़ित होता है उसको सांस लेने में परेशानी होती है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है कि उसको श्वसन लेने में आसानी हो, इस तरह के उपकरण बनाने की पहल चल रही है। तो उसी तरह का उपकरण बना है स्वचालित श्वसन उपकरण आईआईटी मद्रास ने टीवीएस सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की शिफ्ट में कंपलसरी है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पढ़ना आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में क्या क्वेश्चन बने। मेरा काम है बताना आपको। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति की शिफ्ट में अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप उसको आसानी से 2 या 3 सेकंड में कर देंगे। तो ये क्या होगा आपके लिए, एक नंबर जो फिक्स वाला नंबर होता है जो हम आखिरी में काउंट करते हैं कि हमारा ये नंबर फिक्स है, तो वो क्वेश्चन आपका अगर बिल्कुल सही हो जाता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और क्या होता है कि अगर पहला ही क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा होता है तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आने लग जाती है एग्जाम्स के अंदर, फिर आपका जो 1.5 घंटा बैठना होता है वो भी मुश्किल हो जाता है, और क्वेश्चन जितने आप करेंगे उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने भी हैं, और जो स्टार क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसको आप स्टार मार्क करके लिख लें, मतलब आपको वो क्वेश्चन 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो सीबीएसई बोल लें या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोल लें। इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं मनोज आहूजा। एक व्यक्ति का नाम अगर आप बार बार बोलेंगे तो आप ऑप्शन देख के ही बता देंगे कि ये क्वेश्चन क्या था और इसका ऑप्शन क्या है, तो इसलिए पढ़ा करें आप बार बार। मनोज आहूजा हैं जो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, और इनका स्थान, किसका स्थान लेंगे ये? तो अनीता करवाल का। आपने देखा होगा सीबीएसई की जो इससे पहले अध्यक्ष थी वो कौन है? अनीता करवाल। तो उनका स्थान लेंगे मनोज आहूजा। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सीबीएसई की बात हो रही है तो सीबीएसई की फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और साथ ही साथ अगर हिंदी में देखें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 3 नवंबर को 1962। आपने देखा होगा हर राज्य का अलग अलग बोर्ड होता है, लेकिन जो केंद्र का बोर्ड होता है, जो सेंटर का बोर्ड होता है, वो कौन सा होता है? सीबीएसई। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। तो इस चीज़ को आप याद रखें, सीबीएसई इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से जीआई टैग वाला क्वेश्चन आ गया। तो तेलिया रुमाल के लिए मिला है तेलंगाना को। नाम से पता चल रहा है तेलिया और तेलंगाना, तो दोनों में तेल तेल है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये बन गई हमारी ट्रिक। तो तेलिया रुमाल कहाँ का है? तेलंगाना का। कैसे बनाया जाता है? तो पूरी तरह हाथ से बनाया जाता है, हैंड से बनाया जाता है पूरा का पूरा। और कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो ये प्रयोग किए जाते हैं लाल, सफ़ेद
और काला, 3 कलर से बनाया जाता है। अगर कोई भी तेल या रुमाल मिलेगा आपको तो वो 3 कलर से बनाया जाएगा। एक बार आपको दिखा दें कि तेल या रुमाल होता कैसा है। ये है, देखो, ये है तेल या रुमाल। लाल कलर दिख रहा होगा आपको, ब्लैक दिख रहा होगा और वाइट दिख रहा होगा। तो 3 कलर से बनाया जाता है तेल या रुमाल। अब कहाँ का है? तेलंगाना का। तो राजधानी क्या मिलेंगी तेलंगाना की? आपको हैदराबाद राजधानी मिलेगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कौन मिलेंगे? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन मिलेंगी? राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान आपको 2 मिलेंगे। एक मिलेंगे मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, एक मिलेंगे महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। और जब हम राष्ट्रीय उद्यान को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तब हम आपको सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यानों की ट्रिक भी बता देंगे। वहाँ से आपको आसानी रहेगी राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने में। साथ ही साथ आपको एक डैम भी याद रखना है यहाँ पे। वो जो डैम है वो कहाँ मिलेगा आपको? तेलंगाना में। पहले क्या हुआ था, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे तब वो डैम आंध्र प्रदेश में बताया जाता था। लेकिन अगर आपके अब वो डैम का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कैसे पूछा जाएगा कि नागार्जुन सागर जो बांध है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अब तेलंगाना के अंदर, क्योंकि 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग हुए थे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है वो नागार्जुन सागर बांध। किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है, आंध्र प्रदेश की बात आ रही है तो आंध्र प्रदेश से, कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में फीफा महिला अंडर 17 विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आगामी स्पोर्ट्स के जो इवेंट होंगे वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे एग्जाम में। तो ये आयोजित किया जाएगा भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। भारत में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 17 फरवरी 2021 में। 2021 में किया जाएगा। पहले कहाँ किया जाना था ये? तो 2 नवंबर 2020 को भारत में किया जाना था, लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण इसकी डेट बढ़ा दी गई है। बात करें, एक चीज़ याद रखें आप, कि जो ये पहली बार आयोजित किया गया था, ये भी पूछ सकता है कि जो महिला फीफा अंडर 17 विश्व कप है ये पहली बार कब आयोजित किया गया था? 2008 में। इस चीज़ को आप याद रखें। अब फीफा की बात आ रही है तो फीफा को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। अगर आपको उस लैंग्वेज में पूछे, फ्रेंच में पूछेगा, तो वहाँ पर आपको फीफा की जो फ्रेंच भाषा है उसमें कैसे दिया जाएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इस तरह से दिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा? फेडरेशन पहले आ जाएगा, तो दोनों में कंफ्यूज ना हो। स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। स्थापना का जगह और मुख्यालय दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक साथ कंपेयर ना करें। कई बार क्या होता है, स्थापना पूछ लेता है तो जूरिक स्विट्जरलैंड भी अगर ऑप्शन में दे रखा है तो गलती ना करें। स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। कब हुई थी? 21 मई 1904 को। मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? मुख्यालय मिलेगा जूरिक, स्विट्जरलैंड में। दोनों अलग अलग हैं, एक देश है फ्रांस, एक देश है स्विट्जरलैंड। स्थापना फ्रांस में हुई थी, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। पिछले आरआरबी एनटीपीसी में फीफा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तब भी कौन थे? ज्ञानी इन्फेंटिनो थे। और अब अध्यक्ष कौन है? तो अभी भी कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो। इनका नाम आप याद रखें। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नाम याद रखें उपाध्यक्ष का। और अगर आप डिटेल में और पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे फीफा टाइप करके फीफा के बारे में पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फीफा के बारे में, क्वेश्चन जरूर बनेगा, आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर आरआरबी ग्रुप डी हो। तो ये है वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कैसी लगी आपको वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो नीचे रेड बटन में होगा सब्सक्राइब बटन, तो उसको सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें, और बेल बटन में क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको ऑल दिखाई देगा, तो आप वहाँ पे टिक कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी का, तो वहाँ पर आपको वीडियो शेयर कर देनी है।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करंट अफेयर की वीडियो पहुंच सके। तो इससे क्या होगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं उनको भी करंट अफेयर पढ़ने में आसानी होगी, और उसके बाद आप उनसे डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस हिसाब की है। आने वाले कुछ टाइम में हम जो जीके जीएस की है उनकी वीडियोस भी अपलोड करेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करें अपनी वीडियोस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।